So from today we are going to start with chemical kinetics. Okay, so just try to understand what this word means. Okay, chemical kinetics. So what do you mean by chemical? Means chemical reactions are in process. Okay, और kinetics, ये kinetics क्या होता है? एनर्जी के बारे में आपको पता है कि देर आर टू टाइप ऑफ एनर्जीज, राइट? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। और हम हमेशा वाटरफॉल का एग्जांपल देते हैं, राइट? सो वाटर रिजर्वॉयर है तो पोटेंशियल एनर्जी है, बट एट द मोमेंट व्हेन इट स्टार्ट टू फॉल, ओके, तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, राइट? सो यहाँ पे काइनेटिक्स का मतलब क्या है विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, कि अगर मेरे पास ये एक रिएक्शन है, ओके, जिसमें ए क्या है, ये है रिएक्टेंट, ठीक है, और ये बी क्या है, ये है प्रोडक्ट, राइट? पर ऐसा होता है क्या सच में कि अभी मेरे पास रिएक्टेंट है और जादू हो गया कुछ तो और प्रोडक्ट मेरे दूसरे हाथ में आ गया? ऐसा नहीं होता है, ठीक है? ये बी क्या है एक्चुअली, ये ए का ही फॉर्म है, राइट? ए से ही बना है ना, राइट? तो ए का ही फॉर्म है बट डिफरेंट है फिर भी। तो क्यों ऐसे? इसमें ए से लेके बी तक यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस होते हैं, ठीक है? बहुत सारे स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं और फिर हमें हमारे हाथ में प्रोडक्ट मिलता है, राइट? समझ में आया? तो इस रिएक्शन का एक अपना स्पीड होता है, राइट? तो ऐसा इमेजिन करो कि मुझे यहाँ से पूना जाना है, ठीक है, नासिक से पूना जाना है, तो एक मैंने यहाँ पे बोल दिया कि नासिक से पूना जाने के लिए मुझे 5 घंटे लगते हैं। किस बेसिस पे बोला मैंने ये? और ऐसा होता है क्या कभी कि चलो अभी मैं नासिक में हूँ एंड सेकंड मोमेंट में मैं पूना पहुँच गई? ऐसा होता है क्या? नहीं, जर्नी होती है ना, राइट? सो उसमें मुझे डिफरेंट विलेजेस लगते हैं, ओके, डिफरेंट स्टेशंस लगते हैं, कहीं पे रुकना पड़ता है, कहीं पे बहुत ज़्यादा टाइम पास होता है, कहीं पे हम फास्ट निकल जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं, राइट? तो मैंने जो 5 घंटे बोला है, हाँ, तो ये 5 घंटे जो मैंने अप्रॉक्सीमेटली डिस्टेंस बोला है, तो मैंने किस बेसिस पे ये बोला कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जितना टाइम लगेगा ना वो कंसिडर करके मैंने बोला है। समझ में आया? सो इस रिएक्शन का जो कुछ भी स्पीड है उस स्पीड को बोलते हैं रेट। क्या बोलते हैं उसको? रेट, ठीक है? पर ये जो रेट होता है यहाँ पे, इस रेट के बारे में अगर मुझे कुछ कहना है तो क्या करना पड़ेगा? 2 तरह से मैं बोल सकती हूँ रेट के बारे में। कैसे बोल सकती हूँ? एक तो टाइम रिक्वायर्ड टू कंज्यूम ऑल ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है? सो टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट, राइट? ये एक मेथड हो गई बोलने की। और नहीं तो ये पसंद नहीं है तो ऐसा बोल सकती हूँ मैं कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ बी, मतलब बी यहाँ पे क्या है? प्रोडक्ट। समझ में आया? इस 2 तरीके से मैं बोल सकती हूँ कि एक तो ये पूरा ख़त्म होने के लिए कितना टाइम लगता है वो, नहीं तो ये मुझे पसंद नहीं है तो ये तैयार होने के लिए मुझे कितना टाइम लगा वो। समझ में आया? इसे मैं क्या बोलती हूँ? रेट। और उसे कॉमन लैंग्वेज में हम बोलते हैं स्पीड ऑफ द रिएक्शन। तो फिर आप लोगों का वो कैटालिस्ट होता है, वो क्या करता है एक्चुअली? ये स्पीड जो है ना वो बढ़ा देता है, ठीक है? नहीं तो कैटालिस्ट नहीं है ना तो रिएक्शन आराम से एकदम बहुत देर लगता है उसको, ठीक है? पर कैटालिस्ट है तो रिएक्शन एकदम स्पीड अप हो जाती है। तो कैटालिस्ट का, अब इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक्स, कैटालिस्ट का रोल क्या है? टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। समझ में आया? ये कैटालिस्ट का रोल है, टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है? अब ये रेट पकड़ने के लिए, ये स्पीड पकड़ने के लिए आपके रिएक्शन को एक पर्टिकुलर एनर्जी अचीव करनी पड़ती है, ठीक है? उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं EA। ये बुक में नहीं है आपके, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ आपको, ठीक है? उसको बोलते हैं EA, दैट इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। क्या बोलते हैं? एनर्जी ऑफ
एक्टिवेशन मतलब क्या कि जब ये एनर्जी अचीव करती है ना, जब ये एनर्जी मिलती है आपके रिएक्शन मिक्सचर को, तो आपके सारे रिएक्टेंट जो है ना ये पीक लेवल पे होते हैं, राइट। मतलब एकदम इफिशिएंटली काम करते हैं और फटाफट रिएक्शन कंप्लीट करते हैं। तो कैटालिस्ट का दूसरा काम है टू लोअर द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो ये एनर्जी किस टर्म्स में दे सकते हो आप? प्रेशर, ओके, मॉइस्चर, हीट, ओके, in terms of all these reaction environment you can give this energy to the reaction mixture। तो कैटालिस्ट के दो काम मैंने क्या बोले? टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन एंड टू डिक्रीज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। समझ में आया? तो कैटालिस्ट एक्चुअली कैसे काम करता है, राइट। सो इस तरह से आपकी पूरी रिएक्शन जो है ये चलती है। अब देखो, अगर इन टर्म्स ऑफ ग्राफ आपको ये स्टडी करना है, सो मेरा जो एक ग्राफ है ना, ये किसका ग्राफ है? ये कंजम्पशन ऑफ कोर्स, सो कंजम्पशन ऑफ ए, यहाँ पे है मेरा टाइम, ठीक है। और ये दूसरा जो है वो है प्रोडक्शन ऑफ बी, दैट मीन्स योर प्रोडक्ट वर्सेस टाइम। सो एज टाइम प्रोसीड्स, हाँ, जैसे टाइम आगे 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 जाता है वैसे ये जो ए है, ओके, मतलब यहाँ पे मेरे इस एक्सिस पे ए है, यहाँ पे बी है, ओके, उसके डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन है। तो यहाँ पे क्या है? कॉन्सेंट्रेशन है उसके, ठीक है। यहाँ पे मेरे है कॉन्सेंट्रेशंस। तो ए का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे अगर ये मेरा ए है, राइट, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर पीक लेवल पे है, ओके, तो जैसे टाइम आगे 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 जाएगा वैसे वो कॉन्सेंट्रेशन कैसे होगा? कम 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 ऐसे होगा। तो कुछ तो आपको ना एक ऐसा ग्राफ दिखाई देगा, ओके। पर बी का जो है वो कॉन्सेंट्रेशन कम होगा या बढ़ेगा? जैसे टाइम आगे जाएगा बढ़ेगा, राइट। तो आपको ग्राफ कैसे दिखाई देगा फिर? हाँ, तो आपको ग्रोथ दिखाई देगी। मतलब जैसे इस एक्सिस पे आप आते हो तो आपको ये यहाँ पे पीक लेवल दिखाई देगी, तो कुछ आपको एक ये ऐसा दिखाई देगा, राइट। ऐसा कुछ तो नेचर आपको दिखाई देगा। तो अब देखो, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये एक सर्कल इमेजिन किया है, राइट, ओके। तो ये जो सर्कल है ना, तो मुझे इस जगह से निकलने के लिए, ओके, दिस इज माय स्टार्टिंग पॉइंट, ओके, इस स्टार्टिंग पॉइंट से निकल के पूरी जर्नी ख़त्म करनी है मुझे, राइट। तो इसके लिए मुझे कुछ तो टाइम लगता है, ओके। पर अगर मुझे इसमें बहुत सारे स्टेप्स आएंगे, बहुत सारे स्टॉप्स आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट स्टॉप्स, तो मुझे अगर किसी पार्ट का छोटे से पार्ट का अगर मुझे स्टडी करना है तो मैं उसका पहले सिलेक्शन करूँगी, राइट। तो मैंने ऐसा डिसाइड किया है कि मैं इस पार्ट का स्टडी करने वाली हूँ, दिस पर्टिकुलर पार्ट, ओके, इसका मुझे स्टडी करना है, ओके। तो ये जो प्रोसेस है कंटिन्यूअस है। एक फॉर एग्जांपल ये जो एक ऐसा पार्टिकल है, ये मतलब नॉन स्टॉप घूम रहा है, पर अगर मुझे उसके स्पीड का स्टडी करना है, उसके बिहेवियर का स्टडी करना है, ठीक है, वो कैसे जो डिस्टेंस है वो कैच करता है, स्पीड कैसे बनाता है, इतना सारा स्टडी अगर मुझे करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? थोड़ी देर के लिए मुझे इमेजिन करना पड़ेगा कि ये रुका है। अगर रुकेगा ही नहीं तो उसको पकड़ के स्टडी कैसे करेंगे? तो मैंने इस पीरियड में ऐसा इमेजिन किया है कि ये जो पार्टिकल है ना ये रुका है, ठीक है, एंड व्हेन दैट पार्टिकल इज इन दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस, मैंने ऐसा इमेजिन किया है कि उसका ये डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको जो टाइम लगता है ना दैट इज है टी। समझ में आया? और इसको ही हम लोग ऐसे बोलते हैं, फिजिक्स में भी आप लोगों ने ये कंसेप्ट सुनी होगी, दैट इज इंस्टेंटेनियस टाइम। मतलब क्या? टाइम रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर इंटरवल या मूवमेंट, ओके। इस इंटरवल के लिए वो टाइम लग रहा है।
तो हम कैसा एनालॉगस स्टडी कैसे कर सकते हैं कि इस डिस्टेंस के लिए अगर इतना टाइम लगता है और वो ऐसा ऐसा बिहेवियर दिखाता है तो इतने डिस्टेंस के लिए भी वो वैसे ही दिखाएगा। समझ में आया? सो मैंने क्या किया यहाँ पे, पूरा जो मेरा पिक्चर है, पूरा जो मेरा सेटअप है, उसमें से मैंने एक छोटा सा पार्ट सिलेक्ट किया है, राइट, और उसका मैं अभी स्टडी करने वाली हूँ, राइट। समझ में आया इतना? तो अगर मेरा जो ये ए है इसको कंज्यूम हो रहा है, ओके, ये डिग्रेड हो रहा है धीरे 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 धीरे, तो ये जो डिग्रेडेशन का ये पूरा जो प्रोसेस है उसमें से मैंने एक छोटा सा इंटरवल सिलेक्ट किया, ठीक है, टाइम इंटरवल सिलेक्ट किया, और फिर मैं ऐसा बोल रही हूँ कि थोड़ा सा डिग्रेड होने के लिए उसको इतना टाइम लगता है। तो ये मैं कैसे मैथमेटिकली ये कैसे मैं लिख सकती हूँ? इसके लिए मैथमेटिक्स का कौन सा फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं? क्या? राइट, ऑफ कोर्स डेरिवेटिव, ठीक है, यही तो यूज़ होता है ना डेरिवेटिव्स का, राइट। तो यहाँ पे अगर मुझे इस रिएक्शन का रेट लिखना है, तो मैं कैसे लिखूँगी कि इस कॉन्सेंट्रेशन के ए का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होने के लिए मुझे टाइम लगता है, और वो कितना है? dt। पर ये कैसा है, कम हो रहा है ना, इसलिए यहाँ पे साइन आएगी माइनस। समझ में आया क्यों? सो ये जो रेट है ये एग्जैक्टली इक्वल है किसको? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। तो कैसे लिख सकती हूँ मैं? राइट, यहाँ तक सबको समझ में आया है? एकदम इजीली चल रहा है हमारा, हाँ, एकदम इजी कर रही हूँ मैं ये। अब मुझे एक बात बताओ, ये सारा हो जाने के बाद ये dt से डिवाइड करने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि पर यूनिट टाइम है ना, राइट। सो पर टाइम, तो इतना मतलब इसका मतलब क्या है वर्बली अगर बोलना चाहूँ तो, कि ये जो टाइम है t, ओके, सो इस टाइम में वो जो a है आपका, उसका डिग्रेडेशन इतना हो रहा है, राइट। ये समझ में आया? ओके, दैट्स वाई इट इज़ डिनोटेड एज dA/dt। समझ में आया? तो आगे अगर किसी ने पूछा, ठीक है भाई, ये तुम लोगों ने इमेजिन किया, ओके, नो प्रॉब्लम इन दैट, पर अगर मुझे एग्जैक्टली आप लोगों को बोलना है, क्या बोलना है कि कितना ओरिजिनल वैल्यू था इसमें, तो ये पॉइंट अगर मैंने सिलेक्ट किया है तो इसमें भी तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए कि नहीं, और एक एंडिंग पॉइंट चाहिए, लिमिट्स चाहिए आपके पास, राइट। तो यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे ख़त्म हुआ, तो ये डिनोट करने के लिए, और ये जो आपका डेरिवेटिव है, ये जो आपके डेरिवेशंस है, ओके, इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने के लिए और उसमें प्रॉपर वैल्यू डालने के लिए मैथमेटिक्स का कौन सा फंक्शन आपकी हेल्प करेगा? फिर इंटीग्रेशन आपको क्या बोलेगा कि यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ पे एंड करो, और फिर वहाँ पे और एक फंक्शन कौन सा आता है? लिमिट्स, ठीक है, इंटीग्रेशन विद लिमिट्स। ये आपको हेल्प करेंगे कि भाई यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था, आपको यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है और यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है, एंड ये जो लाइन है ये क्या दिखाती है कि दिस इज़ योर इंटरवल। समझ में आया? ये आपका इंटरवल है, और ये इंटरवल सिलेक्ट करके यहाँ पे जो फेज चेंज हो रहे हैं, तो यहाँ पे आप ऑफन ऐसा लेते हैं कि रेस्टिंग स्टेट 0 लेते हैं और 1 लेते हैं, ठीक है। सो नहीं, उल्टा लिखते हैं, राइट, यहाँ पे 0 होना चाहिए, यहाँ पे 1 होना चाहिए, ठीक है। सो 0 से लेके 1 तक पहुँचने में आपको जितना टाइम लगता है दैट इज़ योर इंटरवल, ओके। और जो चेंज होता है यहाँ पे 0 से लेके 1 तक, तो वो चेंज आप दिखाते हैं डेरिवेशन से, राइट। सो यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स में आपको यही सारा स्टडी करना पड़ता है कि थ्रू आउट द कंजम्पशन ऑफ ए एंड थ्रू आउट द प्रोडक्शन ऑफ बी, ठीक है। एक छोटा सा इंटरवल आपको सिलेक्ट करना है, उस इंटरवल के आपको लिमिट्स डिसाइड करने हैं, और उसमें चेंज कैसा हो रहा है फेज में, ये आपको वहाँ पे स्टडी करना है। तो ये चेंज आप विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट फिजिकल प्रॉपर्टी आप स्टडी करने वाले हो। चेंज तो हम बोल रहे हैं, पर
चेंज मतलब क्या होने वाला है, लैब में इमेजिन करो। हाँ, तो क्या होने वाला है, ऐसा क्या चेंज दिखने वाला है आपको वहाँ पे रिएक्शन में? हाँ, पर कैसे कैसे आपको पता चलेगा कि प्रोडक्ट फॉर्म हो गया है, रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया है? ये कैसे पता चलेगा? थोड़ा सोचो, पास है आप लोग, कैसे पता चलेगा? तो एक फिजिकल प्रॉपर्टी, एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी तो चाहिए ना, कि जिससे आप लोग ये सारा मैथमेटिक्स रिलेट कर सकोगे। तो क्या है वो एग्जैक्टली? यस, नहीं, कैटालिस्ट तो ये सारा काम कम करता है हमारा। अरे नहीं, एकदम इजी। आप लोग बोलेंगे अच्छा ये था क्या, इतना इजी है? कैसे पता? चेंज ऑफ, पर आप ये देखेंगे कैसे? मतलब इमेजिन करो हम लैब में खड़े हैं और आपको रेट स्टडी करना है, तो कुछ तो एक ऐसी एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी चाहिए ना, जिससे आपको समझ में आएगा कि यस ये ए खत्म हो गया, बी स्टार्ट हो गया फॉर्म होने को। तो क्या है वो एग्जैक्टली? कैसे आपको पता चलेगा? रिएक्शन विजिबल प्रॉपर्टी चाहिए ना कुछ तो। कलर चेंज कैसे होता है? रिएक्शन होती, तो रिएक्शन एग्जैक्टली क्या होता है? चलो जाने, अरे कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आएगा। समझ में आया? ए का कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगेगा, बी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगेगा। सो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे लिखा है ना इतना, राइट? सो ये कॉन्सेंट्रेशन कम ज़्यादा होगा, राइट? सो यहाँ पे इस सारे मैथमेटिक्स से आप लोगों की क्या, पर कॉन्सेंट्रेशन मेजर कर सकते हैं ना इजीली, पर मेथड है ना अपने पास, विजिबल है कि नहीं वो? अरे कुछ नहीं, दोनों ट्रांसपेरेंट भी है तो भी दोनों के टेक्सचर में, ओपेसिटी में कुछ तो डिफरेंस होता है कि नहीं, राइट? सो कॉन्सेंट्रेशन आप आराम से मेजर कर सकते हो यहाँ पे, राइट? तो ये सारा जो मैथमेटिक्स है ये डायरेक्टली एक एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर रिएक्शन कंपोनेंट्स। समझ में आया? सो ये एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी यहाँ पे इन्वॉल्व होती है, राइट? ये ध्यान में रहेगा, राइट? तो कॉन्सेंट्रेशन कम ज़्यादा होना, तो रेट ऑफ रिएक्शन ये यहाँ पे क्लासरूम में या ऑफिस में बैठ के करने की चीज़ नहीं है। यहाँ पे मैं कैलकुलेट करता हूँ, ऐसा नहीं होता है। रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस, ठीक है? सो एक्चुअली क्या हो रहा है, इस पे ये डिपेंडेंट है। अब रेट पूरी रिएक्शन पे डिपेंड होता है क्या? कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है। तो कब होता है और कब नहीं होता है, राइट? सो जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे नासिक से पूना जाना है और मुझे बताना है किसी को, तो देखो भाई इतना टाइम लगता है, तो मैं क्या ऐसा इमेजिन करूँगी क्या कि चलो ये सिन्नर वाला रोड बहुत अच्छा है तो उसमें तो आधा घंटे में चले जाते हैं, तो पूना जाने के लिए आधा घंटा लगता है। ये मेरा लॉजिक सही है? बिल्कुल नहीं। तो 5 घंटे जो मैंने कैलकुलेट किए हैं उसमें मैंने हाईली ट्रैफिक एरिया भी लिए हैं ना, जैसे आपका वो चाकन है वहाँ पे ट्रैफिक लगती है, राइट? आले फाटा को ट्रैफिक लगती है, राइट? तो वहाँ पे मैक्सिमम टाइम मैंने क्या किया है, मैंने डिसाइड किया है, मैंने कंसिडर किया है और फिर मैं बोल रही हूँ कि ठीक है भाई 5 घंटे लगते हैं ये सारा कैलकुलेट करके। तो मेरा जो रेट है, मतलब मेरा जो स्पीड है या मेरा जो टाइम कैलकुलेशन है, ये किस पे डिपेंड है? कि जहाँ पे मेरा बहुत टाइम पास होता है उस स्टेप पे रिलेटेड। वैसे एग्जैक्टली रिएक्शन का होता है। रिएक्शन में मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है, राइट? ओके, सो वहाँ पे जो फास्ट स्टेप्स है ना उनको कंसिडर नहीं करते, जो स्लोएस्ट स्टेप है आराम से चलते हैं उनको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे आपका एक स्टेटमेंट बनता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज directly related, or you can say rate of reaction is dependent upon the slowest step of the reaction। जो सबसे ज़्यादा टाइम लेती है स्टेप उस पर रेट डिपेंडेंट है। यह स्टेटमेंट हमेशा ध्यान में रखना, राइट? यहाँ तक समझ में आया? अब आप लोगों ने एक सीखा है अभी जो 3rd लेसन था उसमें भी सीखा है, ओके, दैट इज आयोनिक इक्विलिब्रिया, सीखा है ना, राइट? तो आपको पता है कि यहाँ पे रिएक्शन में एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है, राइट? सबको पता है।
वो इक्विलिब्रियम कैसे इस्टेब्लिश होता है कि जो ये जर्नी है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की, इस जर्नी में एक स्टेप ऐसी आती है कि जहाँ पे रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन है ये इक्वल हो जाता है। ओके, थोड़ी सी छोटा सा इंटरवल होता है वो। ओके, तब ये जो इक्विलिब्रियम है ये इस्टेब्लिश होता है। सो यहाँ पे एक ऐसा आप इमेजिन कर सकते हो कि एक ऐसा एक इक्विलिब्रियम यहाँ पे तैयार हो गया है। सो ये जो रेट है जिसका हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, तो ये रेट जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें और एक सेंटेंस आप लोग बना सकते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन, ये कैसे डिसाइड करेंगे हम कि ये जो इक्विलिब्रियम है ना ये इस्टेब्लिश होने के लिए कितना टाइम लगा, राइट। तो ये जो इक्विलिब्रियम है ये इस्टेब्लिश होने के लिए कितना टाइम इसको लगता है, राइट। तो ये इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होना ये कभी कभी एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंडेंट होता है, कभी कभी ये 2 रिएक्टेंट्स पे डिपेंड होता है। समझ में आया इतना पार्ट? ओके, तो अब यहाँ पे अगर ये एक रिएक्टेंट पे डिपेंडेंट है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक होता है, आप लोगों को पता है, उसको हम बोलते हैं के, राइट। तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ यहाँ पे एक इमेजिन करो कि ए के साथ और एक रिएक्टेंट है। ओके, तो रिएक्शन फिर से लिखते हैं, चलो हम लोग ए सी प्लस डी। ओके, ऐसे एक रिएक्शन है। सो ये जो रेट है ये प्रोपोर्शनल है सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को, राइट। तो मैंने ये प्रोपोर्शनलिटी साइन यहाँ पे रिमूव की और मैंने क्या किया, यहाँ पे रेट इज इक्वल टू ऐसा लिखा, राइट। ये मैंने ऐसा लिखा और दूसरी तरफ मैं ऐसा बोल रही हूँ, अगर ये आपकी फर्स्ट केस हो गई और सेकंड केस में अगर मैंने ऐसा बोला कि रेट ऐसा है, तो ये होती है यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और ये होती है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ओके, दोनों पे डिपेंडेंट है। SN1 SN2 याद है, SN2 क्यों बोलते हैं हम लोग उसको, 2 मतलब सेकंड ऑर्डर होता है कि दोनों पे डिपेंडेंट है, राइट। तो ये आगे आने वाला है डिटेल में, आज हम सिर्फ बेसिक्स ले रहे हैं काइनेटिक्स के, ठीक है। सो ये इस पे डिपेंडेंट है, राइट। समझ में आया? अब और एक मेथड है लिखने की, और एक मेथड से आप लोग लिख सकते हो। अगर मेरी रिएक्शन कुछ ऐसी है, मेरी रिएक्शन कुछ ऐसी है, देखो यहाँ पे A एंड B, ये ऊपर वाले रिएक्शन में A एंड B जो है इनके एक एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, तो जितना मुझे टाइम यहाँ पे लगा, मतलब जितना रिएक्टेंट मेरा यूज़ हो रहा है उतना ही मेरा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। समझ में आया? तो ये सिंपल है कैलकुलेशन, जितना ये उतना वो। पर हमेशा ऐसा होता है क्या? नहीं ना, कभी कभी कुछ ऐसा ही होता है। देखो कि मेरा जो A है, ओके, उसकी रिएक्शन होके मेरे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर एग्जांपल B तैयार हो रहे हैं, राइट। ऐसा मेरा हो रहा है। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या है कि जब मेरा एक मॉलिक्यूल A का लगता है मुझे, उसका पूरा कंजम्पशन होता है, तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ B तैयार होते हैं। तो रेट का जो हमारा इक्वेशन है ये यहाँ पे कैसे अल्टर हो गया, देखते हैं कैसे अल्टर हो गया। तो देखो यहाँ पे ये तो फिक्स है कि माइनस dA/dt, ये तो लिखना ही है, यहाँ पे R लिखते हैं, ओके, इज इक्वल टू प्लस dB/dt, ये तो है ही। पर अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मुझे क्या लिखना पड़ेगा, कितने तैयार हो रहे हैं यहाँ पे मॉलिक्यूल्स, इसके 3 हो रहे हैं ना, तो प्लस 3 dB/dt, राइट। यहाँ तक सबको समझ में आया मैंने ऐसा क्यों लिखा है? ये समझ में आ गया, राइट। तो अगर मुझे इस बात का स्टडी चाहिए, ओके, अगर मुझे इस बात का स्टडी अगर मुझे चाहिए, क्या मुझे स्टडी करना है कि मुझे ये कितने लगेंगे, मैं इसके रेट पे कैसा असर होगा, ये करना है। तो मुझे सिंपली मैं ऐसा कर सकती हूँ,
ऐसा लिख सकती हूँ मैं, क्या किया, सिर्फ उसको क्या किया मैंने, अपॉन डाल दिया बस, मतलब मैथमेटिकल एक ऑपरेशन किया सिंपली। ओके, तो इस तरह से जो मेरा रेट है यहाँ पे ये डेमोन्स्ट्रेट हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे यूनिमोलिकुलर रिएक्शन के में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। आपको दिमाग कहाँ पे लगाना पड़ेगा, ये ऐसे मल्टी मोलिकुलर रिएक्शंस में। तो आप एक जनरल यहाँ पे बना सकते हैं, देखो स्टेटमेंट, कि अगर ये एक ऐसी रिएक्शन मैंने यहाँ पे तैयार की कि यस, हाँ पावर्स होते हैं ना उसके, बताती हूँ ना कैसे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐसी मेरी रिएक्शन है, ओके, और इनमें क्या है, पावर्स भी है। सो इन दैट केस आपकी जो रेट रिएक्शन, सबसे पहले लॉज वगैरह भूल जाओ, आगे लॉज है वो बाद में लेंगे। सबसे पहले सिंपल रेट इक्वेशन लिखना सीखो, ठीक है, सिंपल रेट इक्वेशन लिखना सीखो। इतना भी अगर आप लोगों को आया ना तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। आज के लिए सिंपल रेट रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए, बाद में उसमें कैसे चेंजेस करना है, कौन सा मॉलिक्यूल कहाँ पे डालना है, वो दूसरी बात है, वो ज़्यादा इतना उसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो ये रिएक्शन है आपके पास, ओके। और एक बात, बहुत लोगों को आदत होती है कि हम जैसे प्लस 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 लिखते हैं ना बीच में, तो वैसे वो क्या करते हैं कि यहाँ पे प्लस लिख देते हैं। यहाँ पे प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसका रेट और वो दूसरे वाले का जो रेट बना रहे हैं आप लोग वो इक्वल ही है ना, तो यहाँ पे बीच में प्लस मत डालो, वो गलत हो जाता है, ठीक है। इतना मेहनत से आप लिखते हो और फिर वो पूरा गलत हो जाता है, बीच में प्लस मत डालो। रिएक्शन में डालना अलग बात है, पर रेट इक्वेशन में प्लस नहीं आता है। हम विथ कंटेक्स्ट टू विथ रिस्पेक्ट टू दोज पर्टिकुलर एंटिटीज़ बात कर रहे हैं, तो उनका रेट इनसे इक्वल ही होता है, ये समझ लो अच्छे से, ठीक है। सो अब ये इक्वेशन है, इसका रेट इक्वेशन लिख सकते हो आप लोग, लिखो रेट इज इक्वल टू, कैसे होगा इसका, अब ये अगर ऐसा इमेजिन करो ये नंबर से, होल नंबर से ए एंड बी, ओके, तो अब मुझे बताओ कि इसका रेट इक्वेशन आप विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव्स कैसे लिख सकते हो, लिख कर दिखाओ मुझे। ऊपर वाला एग्जाम्पल है आपके पास, वैसे लिखो। सिंपल है एक्चुअली, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे एक बात समझो, ये जो डेमोन्स्ट्रेशन है ऊपर वाला, हाँ, ये हमने सोचा तो राइट है, पर नॉर्मल लैंग्वेज में हम जब बात करते हैं तो ऊपर वाली रिएक्शन क्या बोलती है, ओके, कि ए जो है, हाँ, ये कितना है, यहाँ 3b है, तो ये थाइस है बी से, राइट, बी थाइस है ए से, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्चुअली कैसा होना चाहिए, यहाँ ही 1/3 होना चाहिए, नहीं तो थाइस कैसे होगा, समझ में आया। ये लास्ट स्टेप में हमने ये थोड़ा सा गलत किया है, राइट। सो यहाँ पे ही वो 1/3 होना चाहिए, समझ में आया। और यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ -1/1 ही होगा, बाकी राइट है, समझ में आया। तो यहाँ पे रेट सिंपली आप कैसे लिख सकते हो कि -1/a dA by dt is equal to -1/b dB by dt is equal to, अब यहाँ पे प्लस, ठीक है, प्लस 1/c dC by dt इज इक्वल टू प्लस फिर से 1/d
dt by dt. This will be your rate equation for this particular reaction. ठीक है, अब देखो अपॉन लिया है, राइट? ये अपॉन नहीं लेते हैं तो इसका मतलब क्या है कि dA बाई dt ये a टाइम से dV बाई dt से, होल नंबर लेना है तो अपोजिट साइड लो, पर अपॉन लेना है तो उसी साइड लो. ये इजी है. जितना यहाँ पे आपको मॉलिक्यूल्स दिखने को मिलते हैं उतना आप लोग इजीली यहाँ पे लिख सकते हो. ओके, तो यहाँ पे एक आपको मैं देती हूँ, एक रिएक्शन और देती हूँ, उसका रेट मुझे लिख के बताओ. ठीक है, इस रिएक्शन का मुझे आप लोग इस तरह से रेट लॉ नहीं, सिर्फ रेट इक्वेशन लिख के बताओ कि क्या होगा. ओके, सो सब लोग चेक करो आपका रेट इक्वेशन ऐसा आया कि नहीं. सो यहाँ पे रिएक्टेंट है इसलिए आपको कंपलसरी वहाँ पे माइनस साइन डालनी ही है. प्रोडक्ट को नहीं डाली तो भी चलेगा, पर रिएक्टेंट को डालनी ही है. ओके, ये डी लिखना भूल जाती हूँ मैं. चेक करो ऐसा आया क्या. ओके, सो आज आप लोगों ने क्या किया है, रेट इक्वेशन लिखना आप लोगों ने सीखा है. ओके, उसमें से और एक बात आप लोग ऐड कर सकते हो उस सारे डिस्कशन में, दैट इज़ कभी कभी रिएक्शन में एक्सपोनेंशियल्स आते हैं. देखो ठीक है. सो अगर ऐसा कुछ है कि आपके रिएक्शन में अब एक्सपोनेंशियल आने लगे हैं और मैंने ऐसा बोला है कि उसकी पावर होती है, देखो, तो यही रिएक्शन जो है वो कंसिडर करो जिसके बारे में हम इतनी देर बात कर रहे हैं. ओके, सो यहाँ पे रेट जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द मोलर कॉन्सेंट्रेशंस. ठीक है, टू द मोलर कॉन्सेंट्रेशन. अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कैसे लगाए, तो मैंने आपको यहाँ पे बोला कि रेट इज प्रोपोर्शनल टू द पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ओके, एंड पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, जिसको मैंने यहाँ पे XY बोला है. सो वेयर व्हाट इज X? X इज द मोलर concentration of A at time t. ओके, और Y क्या है यहाँ पे, मोलर concentration of B at time t. ठीक है, तो फिर यहाँ पे आप ये प्रोपोर्शनलिटी साइन जो है वो रिमूव कर सकते हैं बाय एडिंग कांस्टेंट. तो यहाँ पे ये हो गया लाइक दिस. तो यहाँ पे दोनों पे डिपेंडेंट है रेट. ओके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए ऑल्सो एंड बी ऑल्सो. तो ये रिएक्शन हो गई सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. ये याद है, ये हमने थोड़ा सा किया था, तो इसे बोलेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है ना कि बी का कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी होने दो, रिएक्शन मतलब जो रेट है वो सिर्फ ए के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंट होता है, तो उसको हम इन दैट केस क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. आगे ये फिर से डिटेल में आने वाला है. ओके, तो अगर ऐसा हो गया, यहाँ पे कुछ केसेस हम देखते हैं. ओके, तो यहाँ पे आपको कुछ स्टैंडर्डाइजेशंस दिए उन लोगों ने. सो फर्स्ट केस में अगर ऐसा हो गया कि x और y
ये दोनों 1 है, x और y ये दोनों अगर 1 है, सो इन दैट केस क्या होगा कि जो रेट है मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B ये इक्वल हो जाएंगे, राइट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B ये इक्वल हो जाएंगे और आपको यहाँ पे रेट क्या मिलेगा, सिंपली K एंड B, ठीक है। ये आपको सिंपल यहाँ पे रेट इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो गया कि एक का भी अगर आप लोगों ने स्टडी किया तो जैसे आप मुझे बोल रहे थे कि एक का ही कॉन्सेंट्रेशन पता हो तो कैसा करेंगे, तो अगर एक्सपेरिमेंटली आपको ये पता चला कि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है या 1 है, तो यहाँ पे आपको एक से दूसरा आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड केस में अगर ऐसा हो गया कि x 2 है y 1 है, तो रेट पे कैसा यहाँ पे असर होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज डबल्ड ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, ठीक है। सो एक का भी पता चला आपको, ठीक है, एक रिएजेंट का भी पता चला या एक रिएक्टेंट का भी पता चला, तो दूसरे का आप लोग निकाल सकते हैं। ऐसा रेट इक्वेशन में अगर आप चेंजेस लाते हो तो आपको ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं, ठीक है। थर्ड केस में ऐसा हो गया कि ये x 0 हो गया, ओके, x का कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं कुछ, तो इन दैट केस ये जो रेट है ये सिर्फ B के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड होगा, A वहाँ पे A का जो अकाउंट है वो ही क्लोज हो जाएगा। सो इन दैट केस रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। समझ में आया? फिर से रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, सिर्फ B पे डिपेंडेंट है, ठीक है। और अगर फोर्थ केस में ऐसा हो गया कि ये जो x है ये नॉन ज़ीरो एंटिटी है, x जो है ये नॉन ज़ीरो एंटिटी है, 0 से बड़ा है। सो इन दैट केस क्या होगा कि जो रिएक्शन का रेट है ये डिक्रीज होगा एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज इंक्रीजिंग, ठीक है। सो इस तरह से आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको ये डिफरेंट प्रोपोर्शंस या केसेस आप लोगों को मिलेंगे। ये डबल और सिंगल का तो ठीक है, ये तो इजी है, पर ये दो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे सिर्फ x के लिए लिखे हैं या y के लिए लिखो। अगर मैंने यहाँ पे बोला कि इफ़ y इज़ 0 तो रेट सिर्फ A पे डिपेंडेंट होगा, B पे नहीं। और अगर मैंने बोला यहाँ पे कि y इज स्मॉलर देन 0 चाहिए, हाँ, ग्रेटर देन 0 नहीं, ठीक है। सो ये स्मॉलर देन 0 चाहिए, मतलब निगेटिव में अगर ये आया कॉन्सेंट्रेशन निगेटिव में कैसे होता है, तो माइनस साइन कैसे आती है कि इन्वर्स प्रोपोर्शन होना चाहिए कि रेट कम हो रहा है, जैसे जैसे मैं कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रही हूँ तो रिएक्शन स्लो हो रही है मेरी, दैट मीन्स उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है ये नॉन ज़ीरो है, ये माइनस में है, 0 से कम है। अब मुझे एक बात बताओ, ये एक्सपेरिमेंटली पॉसिबल है क्या? हाँ, माइनस में कैसे डालेंगे ना। आपका लैब इंचार्ज आपको बोला कि -2 kg डालो, या शॉपकीपर के पास आप लोग गए और बोले कि मुझे -2 kg शुगर चाहिए, तो वो आपकी तरफ देखते ही रहेगा। -2 kg कैसे मेजर करूँ रे? हाँ, एक तो 0 पता है मुझे, मतलब कुछ मत दो, पर -2 kg क्या होता है? समझ में आया क्या बात है? तो ये नॉन एक्सपेरिमेंटल ऑपरेशन है ये, राइट। इस तरह के ऑपरेशन को कहते हैं नॉन एक्सपेरिमेंटल ऑपरेशन। तो फिर ये माइनस कहाँ से आया? ये माइनस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हाँ एग्जैक्टली क्योंकि इमेजिन करो आप लोग लैब में हो, ओके, और आपके टेस्ट ट्यूब में फॉर एग्जांपल ये जो रिएक्शन है ये चल रही है, ओके। तो क्या हो गया कि आपका ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है फॉर एग्जांपल, और आपने क्या किया, आपने ये जो A है आपने सोचा कि चलो ज़्यादा डाल देता हूँ, रेड बढ़ेगा, तो आपने क्या किया, उसमें ये इतना ज़्यादा डाल दिया उसमें, पर उल्टा ही हो गया ना। इनिशियली रेट ज़्यादा था, पर जैसे ही आपने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया
रेट कम हो गया, तो इसको मैथमेटिकली कैसे डिनोट करें, राइट? क्योंकि बाकी के इसमें क्या बोलते हैं कि देखो कैसे बोला है, एक डबल हो गया, ओके। तो इसको डिनोट करने के लिए, ये कम हो रहा है, इसको डिनोट करने के लिए यहाँ पे निगेटिव साइन इंट्रोड्यूस करते हैं। ये एक्सपेरिमेंटली नहीं होता है, मतलब एक्सपेरिमेंटली कॉन्सेंट्रेशन माइनस में कैसे डालेंगे हम लोग, ऐसा नहीं होता है, समझ में आया? पर वो डिनोट करने के लिए कि रेट कम हो रहा है, सो रेट डिक्रीज डिनोट करने के लिए यहाँ पे निगेटिव साइन हम डाल रहे हैं। इसका मतलब हम निगेटिव में कॉन्सेंट्रेशन डाल रहे हैं, ऐसा नहीं। समझ में आई ये बात अच्छे से? ओके। सो इस तरह से ये 4 जो पॉसिबिलिटीज़ है ये आप लोग दिखा सकते हैं। ये हमने सिर्फ एक्स के मतलब जो आपका एयर रिएक्टेंट है उसका जो पावर है, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, उसके बारे में डिस्कस किया। इन द सेम वे यू कैन डिस्कस द सेम थिंग विथ रिस्पेक्ट टू वाई, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बी। समझ में आया? इसको लिखने का तरीका कैसा है? ऐसा कॉन्सेंट्रेशन ऐसे ऊपर लिखते हैं, राइट? और अगर मॉलिक्यूल्स है तो वो कैसे लिखते हैं? यहाँ पे लिखते हैं, राइट? सो कहाँ पे? यहाँ पे नीचे नहीं, यहाँ पे। अरे ये सिंपली आपका ये है, मतलब आप डेरिवेटिव्स में थोड़ी लिख रहे हैं ना, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। कहाँ पे? यहाँ पे। अरे नहीं, ये इसलिए नहीं लिखा क्योंकि रेट दोनों पे डिपेंडेंट है, राइट? तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक के, हाँ यहाँ पे आप लिख सकते हो ना, एक्स लिखो वाई लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। पर वो अलग से नहीं लिखा है क्योंकि दोनों पे कितना भी कॉन्सेंट्रेशन हो, रेट दोनों पे डिपेंडेंट रहने वाला है, इसलिए। ठीक है, ये पूरा समझ में आया? हमने काइनेटिक्स के जो बेसिक्स है वो स्टडी किए हैं, ओके। इसकी प्रैक्टिस करो अच्छे से, रेट इक्वेशन लिखने की प्रैक्टिस करो, ओके। और ये सारा पार्ट होने के बाद कल से रेट लॉ लेने वाले हम लोग कि एग्जैक्टली ये रेट लॉ कैसे काम करता है, ओके। चलो, सो वी कैन स्टॉप हियर, वी विल कंटिन्यू आवर लेक्चर टुमारो।